नमस्कार, स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है? यहाँ देखिए, अ रिएक्शन where a more complex molecule breaks down to form two or more simpler products. Decomposition reactions में क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपाउंड वो अपने मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ देखिए, ये ए और बी कंपाउंड है और जब इनमें रिएक्शन हुई तो क्या हुआ? ये रिएक्शन हो सकती है चाहे इन्हें हीट मिली हो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, तो ये कंपाउंड ब्रेकडाउन हो जाता है ए और बी में, यानी कि एक कंपाउंड दो सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? Those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. आइए हम समझते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस को कुछ और एग्जाम्पल से। इसमें अब हम देखेंगे कि देखिए, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको दिखाई दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट पर जब हीट अप्लाई करते हैं, जब इसे गर्म करते हैं, तो क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आपको क्या क्या मिला? कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट है। ये तीन एलिमेंट का एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब ये कंपाउंड ब्रेकडाउन हो गया, किसमें ब्रेकडाउन हुआ? हीट अप्लाई करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल, क्योंकि हमने इसमें हीट अप्लाई की। अब यहाँ एक चीज का आप ध्यान रखिए कि देखिए, कार्बोनेट, आपको पता है कि कार्बोनेट हार्ड होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि लाइमस्टोन किसे कहते हैं? तो ये देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कहलाता है लाइमस्टोन, हार्ड है लाइमस्टोन। और कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है क्विक लाइम। इस कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर मिलाते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हमने वाटर मिलाया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था? वेरी गुड, वो कन्वर्ट हो गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर और काफी मात्रा में हीट रिलीज हुई थी। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि अगर ज्यादा हीट रिलीज होती है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप तीनों में डिफरेंस ध्यान रखिए कि जब कैल्शियम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अटैच है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है लाइमस्टोन। कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल जब अटैच हो गया है, इसके साथ कंबाइन हो गया है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप कहते हैं क्विक लाइम। और इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब आप वाटर मिला देते हैं, वो बन जाता है स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन तीनों में डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए, अब यहाँ पे अगर कैल्शियम ऑक्साइड और आप कार्बन डाइऑक्साइड को अगर फिर कंबाइन करेंगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब हम डिस्कस करेंगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस कितनी टाइप्स की होती हैं। तो देखिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर हीट अप्लाई कर रहे हैं किसी रिएक्शन में तो वो हो जाएगा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर लाइट यूज हो रही है तो वो हो जाएगा फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। और यदि इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है किसी रिएक्शन के अंदर, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन।
हम डिस्कस करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय हीट। अगर हीट अप्लाई करने से कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, वो अगर सिंपल सब्सटेंसेस में दो या उससे ज्यादा, है ना, 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, इसमें देखिए कंपाउंड कैसे, कॉपर है, कार्बन है और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है कॉपर कार्बोनेट के अंदर, कॉपर कार्बन ऑक्सीजन। तो ये कंपाउंड है कॉपर कार्बोनेट। जब इस पे हमने हीट अप्लाई करी तो क्या मिलेगा हमें, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कॉपर कार्बोनेट हीट अप्लाई करने पर किसमें कन्वर्ट हुआ, हमें मिला कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए, ये है मैग्नीज कार्बोनेट, Mn मैग्नीजियस CO3 कार्बोनेट। तो मैग्नीजियस कार्बोनेट में जब हीट अप्लाई किया तो क्या मिला हमें, मैग्नीज ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या होगा थर्मल डिकम्पोजिशन में। थर्मल डिकम्पोजिशन एज अ डिकम्पोजिशन जिसमें हीट को अप्लाई करके रिएक्शन हो रही है और फिर हीट अप्लाई करने पर कोई कंपाउंड अपने सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है। इसमें हमें 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। एक और रिएक्शन देखते हैं, देखिए ये है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट पर जब हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, ये आप जो ट्राइंगल देख रहे हैं, ये शो कर रहा है कि हम हीट अप्लाई कर रहे हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड आप देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये एज अ कैटालिस्ट वर्क करता है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। देखिए कैटालिस्ट जो है वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, लेकिन वो क्या करेंगे, रेट को इंक्रीज कर देंगे रिएक्शन को। अगर कोई रिएक्शन जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला था, कैटालिस्ट की प्रेजेंस से अब वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट होता है, कम टेम्परेचर पर भी जल्दी कंप्लीट हो सकता है। तो ये पोटेशियम क्लोराइड पे हीट अप्लाई करी, कैटालिस्ट हम मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, पोटेशियम क्लोराइड, और हमें मिलेगी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स। यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं, देखिए एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया है, पोटेशियम क्लोरेट लिया गया है और पोटेशियम क्लोरेट पर हीट अप्लाई करी है। तो यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन गैस के आपको बबल दिख रहे हैं जो ऊपर यहाँ पर कलेक्ट हो रही है। तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब अगर लार्ज स्केल पर हमें ऑक्सीजन लेना है तो इसी मेथड का यूज किया जाता है। लार्ज स्केल पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने के लिए किस मेथड को यूज करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को हीट देते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमें पोटेशियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसी प्रोसीजर से ऑक्सीजन हमें मिलती है, लार्ज स्केल पर हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। एक और केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं, देखिए ये है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो कि आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन क्यों दिखाई रहे हैं, देखिए जब फेरस सल्फेट है एक्चुअली में वो वाइट होता है, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर हमें ये मिलता है, इसमें वाटर एडेड होता है। तो वाटर एडेड होने की वजह से ये आप देखिए इसका फॉर्मूला FeSO4 और इसमें H2O के 7 मॉलिक्यूल हैं, वाटर के 7 मॉलिक्यूल हैं। ये है फेरस सल्फेट जिसमें वाटर की प्रेजेंस है और इस फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। अब जब इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद देखिए ये कुछ ब्राउन इस तरीके का हो जाता है जिसको अब हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए एक बर्नर है, एक
बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ली है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई पाउडर या कोई भी सब्सटेंस को अगर आपको हीट करना है तो आपको नॉर्मल टेस्ट ट्यूब नहीं यूज करना है। उसके लिए एक स्पेशल बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब आती है, उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, उसी में आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो 2 ग्राम अगर आप यहाँ पर आपने फेरस सल्फेट डाल दिया जो कि ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है फेरस सल्फेट, यानी कि उसमें वाटर की भी प्रेजेंस है। तो जब आप उसको बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में डाल के आप गर्म करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको एक व्हाइट पाउडर मिलेगा, गैस निकलेगी। तो जो व्हाइट पाउडर है वो होता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, यानी कि क्या होगा कि जो ग्रीन फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं जब इनको हीट देंगे तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इससे निकल जाएंगे। देखिए 7 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इसको कहते हैं हेप्टा। हेप्टा वर्ड यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो इसको कहेंगे हम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या कहेंगे? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। और इस फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हमने हीट दिया तो जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स था अब वो कन्वर्ट हो गया व्हाइट कलर के अंदर। यही व्हाइट कलर का जो पाउडर है या इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस सल्फेट। एनहाइड्रस मतलब अब इसमें ये हाइड्रेटेड नहीं रहा क्योंकि इसने अपने 7 वाटर मॉलिक्यूल जब गर्म हुए तब वो लूज कर दिए। अब ये जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो हमें व्हाइट मिला ये फिर और गर्म हो रहा है। तो क्या हो रहा है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज होंगी और बाद में ये जो व्हाइट पाउडर होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, जो है ब्राउन कलर का सब्सटेंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल पर हीट अप्लाई की, ये देखिए अगेन हीट का साइन, फेरस सल्फेट पर हीट जब अप्लाइड करते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट अब कन्वर्ट होता है व्हाइट कलर के फेरस सल्फेट एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में। और इस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को फिर हम हीट दे रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड में। और हमें कौन सी गैसेस मिल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये है लेड नाइट्रेट जो कि व्हाइट पाउडर फॉर्म में आपको दिख रहा है, व्हाइट क्रिस्टल्स हैं। और जब इसको हीट करते हैं तो ये इसका कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए जो लेड नाइट्रेट है जनरली ये कलरलेस दिखाई देता है, हमें लग रहा है कि व्हाइट सा कलर है लेकिन कलरलेस होता है। तो जब इसको हीट दी जाती है, एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर आप 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेंगे और जब आप उसको हीट देंगे तो क्या होगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा। लेड ऑक्साइड का जैसा कि अभी आपने देखा था कि येलो कलर का था, तो वो येलो कलर का लेड ऑक्साइड मिलेगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, आप ये ब्राउन फ्यूम से देख पा रहे हैं, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपको ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम दिखाई देंगी और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो क्या हुआ यहाँ पर, लेड नाइट्रेट को जब हीट दी, लेड नाइट्रेट को जब हमने गर्म किया तो लेड ऑक्साइड का येलो कलर का, पहले क्या था कलरलेस था, कुछ व्हाइट सा दिखाई दे रहा था हमें लेड नाइट्रेट, लेकिन जब हमने उसको गर्म किया, उसको हीट दी तो ये अब बनेगा लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का है। और यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फ्यूम्स निकल रही है ब्राउन कलर की, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की ब्राउन कलर की फ्यूम्स दिख रही हैं और बनेगा ऑक्सीजन। तो क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन reactions in which compounds decompose into simpler compounds because of passing of electricity are known as electrolytic decomposition. This is also known as electrolysis. तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि कंपाउंड्स के ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कर रहे हैं वो अपने
सब्सटेंसेस में या सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। एग्जांपल्स हैं व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर इट डीकंपोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो आप ये जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक बीकर है, उसमें वाटर लिया गया है, बैटरी से अटैच है। ये जो रॉड है ये कहलाती है कैथोड, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये रॉड कहलाती है एनोड, जो कि होती है पॉजिटिव चार्ज। अब जब क्या होता है कि जब ब्रेकडाउन होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा जाएगा नेगेटिव कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो हमेशा जाएंगे पॉजिटिव एनोड की तरफ। देखिए हमने डिस्कस किया था अभी थर्मल डिकम्पोजिशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो क्या होता है इसमें कि देखिए आप देख पा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। जब इस पे हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलते हैं और सिंगल मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन का मिलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, कोई बीकर लेते हैं, आप उसमें सेटिंग कर लेते हैं। ये रोड्स हैं, कार्बन की रोड है, एक होती है कैथोड जिसपे जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, ये है एनोड, और एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच। अब जो वाटर के अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 हम ऐड कर देते हैं ताकि वाटर एक अच्छा कंडक्टर बन जाए इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो करते हैं, सर्किट जब कंप्लीट होता है तो क्या होगा कि देखिए जो हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जैसा कि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव चार्ज होता है अट्रैक्ट पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये जाएगा कैथोड की तरफ। ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये जाएगा पॉजिटिव एनोड की तरफ। तो आपको यहाँ जो टेस्ट ट्यूब अगर आपको रखेंगे, यहाँ आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस और एनोड पर आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। और जब आप इनका वॉल्यूम चेक करेंगे तो क्या होगा, हमेशा हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा ऑक्सीजन गैस से। और देखिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप अगर चेक करेंगे तो आपको मिलता है हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा, ऐसा क्यों? ये आपसे इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि 2 गैसेस हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया गया है, तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में आपको ज्यादा गैस मिलेगी, वो 2 गैस कौन सी होगी, दोनों पे पॉइंट्स पे कैथोड और एनोड पर। और आपको ये पता लगाना होगा कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कैथोड पर कौन सी गैस मिली है, एनोड पर जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कौन सी गैस है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए हाइड्रोजन हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कैथोड पे जाएगा। ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ये हमेशा जाएगा एनोड पर। अब चेक कैसे करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि देखिए हाइड्रोजन क्या करता है, पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है। अगर आपने हाइड्रोजन गैस को किसी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया और उसके पास कोई जलती हुई कैंडल लेके आएंगे तो पॉपिंग साउंड के साथ जलेगी। और ऑक्सीजन आपको पता है कि कंबशन में हेल्प करती है, तो अगर इस टेस्ट ट्यूब के पास अगर आप जलती हुई कैंडल लाएंगे तो वो और ज्यादा ब्राइटली बर्न होगी। तो इस तरीके से आप पता लगा लेंगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है। अब जो हाइड्रोजन गैस है, देखिए इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, हमें क्या मिल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ज्यादा वाटर रिप्लेस करेगी, इसका वॉल्यूम हमेशा हाइड्रोजन गैस का होगा ज्यादा, और ऑक्सीजन का हमें एक ही मॉलिक्यूल मिलता है, इसलिए ऑक्सीजन गैस जो होगी वो हमेशा हाइड्रोजन गैस से कम मिलेगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस का। Table salt sodium chloride can be broken down into sodium metal and chlorine gas by melting salt at 800 डिग्री सेल्सियस and running electricity through it। अब यहाँ देखिए कि यह सोडियम क्लोराइड, आप कॉमन साल्ट
है ना, कॉमन साल्ट भी कहते हैं या टेबल साल्ट भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या है, कंपाउंड है ये। कैसे, इसमें देखिए सोडियम है और क्लोरीन है, तो ये एक कंपाउंड है। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या मिलता है, ये देखिए हमें मिलता है सोडियम मेटल, सोडियम मेटल मिलता है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है, एक कार्बन रोड है, ये भी कार्बन रोड है। जो पॉजिटिव रोड है वो है एनोड। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जिस पर होता है वो होता है एनोड, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो होती है कैथोड। तो हम ये जानते हैं कि क्या होगा कि जब ये अपने आयंस में ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन हो जाएंगे, सोडियम और क्लोरीन मिलेगा, तो सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, इसीलिए ये सोडियम अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ और यहाँ इसका डिपोजिशन हो जाएगा कैथोड पर। क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज का होने की वजह से ये अट्रैक्ट होगी पॉजिटिव एनोड की तरफ और क्लोरीन गैस हमें एनोड पर मिलेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर कोई भी कंपाउंड अपने सिंपलर सब्सटेंस में उसका ब्रेकडाउन होगा, वो टूट जाएगा और हमेशा हमें क्या मिलेगा, एनोड पर मिलेंगे नेगेटिव चार्ज आयन है, वो जो हमारा एनोड है चूंकि वो पॉजिटिव होता है इसीलिए नेगेटिव आयन हमेशा जाएंगे एनोड पर, और जो पॉजिटिव आयन है, जो आयन टूटे हैं पॉजिटिव चार्ज में, वो जाएंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड है नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा हमेशा कैथोड की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस लाइट के थ्रू कैसे होती है। When silver chloride is kept in the sun, it decomposes to form chlorine gas and silver. As the reaction proceeds, the white colored silver chloride turns grey because of the formation of silver. Chlorine produced in the reaction escapes into the environment. It is produced in the gaseous state. तो यहाँ आप देखिए डायग्राम में हम क्या करेंगे, आप 2 ग्राम आप ले लीजिए सिल्वर क्लोराइड को क्या बोलते हैं, AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड को आपने लिया 2 ग्राम, इसको आपने एक चाइना डिश के अंदर रख दिया ऐसी जगह पर जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ सकती है। तो थोड़ी देर के बाद में आप क्या देखेंगे कि जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे कलर में। तो ये ग्रे कलर क्यों मिला, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड था ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें, सिल्वर के अंदर, और रिलीज हुई क्लोरीन गैस, जो कि रिलीज होकर कहाँ चली गई, वापस एनवायरमेंट के अंदर। तो देखिए क्या होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, रिएक्शंस in which a compound decomposes because of sunlight are known as photolysis or photodecomposition reaction। तो photodecomposition reaction क्या है कि अगर कोई कंपाउंड सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपल सब्सटेंसेस में, तो वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन रेस्पॉन्सिबल है इसमें, सनलाइट। तो आपने जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये देखिए सिल्वर क्लोराइड है, ये सनलाइट में लगने से पहले कुछ हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, लेकिन जब उसको हमने सनलाइट में रखा तो सनलाइट में रखने के बाद क्या होगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर और हमें क्या मिलेगा, ग्रे कलर का सिल्वर मिलेगा। एग्जाम्पल, when silver chloride is put in sunlight, it decomposes into silver metal and chlorine gas। ये है इसकी इक्वेशन 2AgCl। यहाँ सिल्वर क्लोराइड है, जब इसका ब्रेक डाउन हुआ हमने सनलाइट में रखा तो क्या मिला, सिल्वर मिला और क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। ऐसा ही कुछ होता है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ। सिमिलरली व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज पुट अंडर सनलाइट, इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन गैस। कि जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट में रखोगे तो क्या होगा, सिल्वर मिलेगा और जो ब्रोमीन गैस है वो रिलीज हो जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये जो प्रॉपर्टी है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की कहाँ यूज आती है, फोटोग्राफी में यूज आती है। यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं, हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ मिलते हैं।
तो देखिए, photographic paper has coat of silver chloride which turns into gray when exposed to sunlight. It happens because silver chloride is colorless while silver is a gray metal. तो इस तरीके से हमने देखा कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिल्वर क्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन होके सिल्वर बना रहे हैं और क्लोरीन और ब्रोमीन गैस वापस एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है। तो आज हमने डिस्कस किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी हमने क्या देखा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है जो हीट की वजह से हो रही है, अगर हम हीट अप्लाई करते हैं तब होती है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से रिएक्शंस हो रही हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है जिसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो अब अगर यूसेस क्या है इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, तो हमने जैसा कि देखा कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या हो रहा था, लार्ज क्वांटिटी में हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पा रहे थे, है ना। उसके अलावा भी लेबोरेटरी में काफी यूज है इनका। और हमने देखा है कि जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होके हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिल रही है हमें। कोई भी मेटल अगर अपने ऑक्साइड या क्लोराइड फॉर्म में है, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम मेटल है, क्लोरीन है गैस, तो ये अपने क्लोराइड फॉर्म में है। कॉमन साल्ट जिसको हम कहते हैं NaCl को कहते हैं टेबल साल्ट, ये क्या है, ये अपने क्लोराइड फॉर्म में है। तो जब आपने इस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी या आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करी, ये बन गया सोडियम का मेटल मिला और क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। तो इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मोल्टन स्टेट में है, तो उससे आप एल्यूमिनियम मेटल को निकाल सकते हैं अलग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके, और आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा फोटोग्राफिक में हम यूज कर रहे हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का, तो काफी सारे यूज है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए हमारी बॉडी के अंदर कहाँ हो रहा है डिकम्पोजिशन, जब डाइजेशन होता है। देखिए हम खाने में जो भी खा रहे हैं, राइस खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, आलू खा रहे हो, सब में क्या है, स्टार्च है। तो स्टार्च का डिकम्पोजिशन किस में होगा, सिंपल सब्सटेंस, और सिंपल सब्सटेंस क्या है स्टार्च का, ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी में को मिलेगा और हमें ग्लूकोज फिर एनर्जी देगा। इसी तरीके से हम प्रोटीन्स भी लेते हैं, हम चना खाते हैं, दाल पल्सेस वगैरह लेते हैं, तो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन किस में होगा, प्रोटीन का सिंपल सब्सटेंस क्या है, अमीनो एसिड। और इसी तरीके से फैट के रूप में हम लेते हैं घी, ऑयल लेते हैं, तो फैट का डिकम्पोजिशन होगा सिंपल सब्सटेंस से। सिंपल सब्सटेंस क्या है फैट का, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो इस तरीके से ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के यूज हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।